हेलो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि अभी हमारा बिहार स्पेशल का सीरीज़ चल रहा है और बिहार स्पेशल के सीरीज़ में हम लोग देख रहे हैं बिहार के इतिहास को। बिहार के इतिहास से जुड़े एक चार्ट कि बिहार के इतिहास में हम लोगों को कौन कौन से टॉपिक पढ़ना है, इसको मैंने एक चार्ट के रूप में प्रोवाइड कर दिए हैं। तो अगर आप लोग उसको नहीं देखें तो सबसे पहले मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए और वहाँ से उन सारे टॉपिक को देखें कि बिहार के इतिहास में कौन कौन से चीज़ों को पढ़ना है। उसी टॉपिक के अंतर्गत एक टॉपिक है प्राचीन बिहार, यानी आज हम लोग स्पेशलिस्ट बात करने वाले हैं प्राचीन बिहार के बारे में कि बिहार है जो प्राचीन काल में बिहार का स्थिति क्या रहा, प्राचीन काल में बिहार में कौन कौन से चीज़ें का खोज हुआ, कौन कौन से चीज़ों को उत्खनन करके प्राप्त किया गया, कौन से वेदों को अपनाया गया, कौन से वेदों कौन से ग्रंथों में बिहार का वर्णन किया गया। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक बिहार, प्राचीन बिहार। बिहार के इतिहास को ऐसा माना जाता है दोस्तों कि बिहार का इतिहास उतना ही पुराना है जितना कि भारत में मानव सभ्यता का प्रारंभ, यानी कहने का मतलब है कि भारत में मानव सभ्यता का शुरुआत जिस दौर से हुआ है उसी दौर से बिहार का इतिहास को भी माना जाता है। बिहार में अनेक प्रकार के धर्म ग्रंथों का आविष्कार किया गया। यहाँ के जो जन्मभूमि है, यहाँ का जो जन्मस्थलीय भूमि है वो काफ़ी महत्वपूर्ण रहा। यहाँ खास करके वेदों, पुराणों, ब्राह्मण ग्रंथों जैसे धार्मिक साहित्य और अलग अलग प्रकार के यात्रा वृत्तांतों के द्वारा ये जो भूमि है, ये जो कर्म भूमि है, ये काफ़ी चर्चित में रहा है। और इन सारे चीज़ों, मूर्तियाँ, सिक्के का साक्ष्य मिलने का यह परिणाम देता है कि बिहार है जो भारत के इतिहास में एक बहुत बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो इसी के संदर्भ में आज हम लोग बात करने वाले हैं। जैसे अगर बिहार की बात करें दोस्तों, तो बिहार का सबसे पहले उल्लेख ऋग्वेद में किया गया था। बिहार का उल्लेख, बिहार का वर्णन सबसे पहले कौन से वेदों में किया गया था? तो ऋग्वेद में किया गया था, जहां बिहार के क्षेत्रों के लिए, बिहार क्षेत्रों के लिए एक शब्द का उपयोग किया जाता था जिसे कीकट कहा जाता था। और कीकट का शाब्दिक अर्थ होता है किरात। तो हमने क्या देखा कि बिहार का जो सबसे पहले वेदों में वर्णन किया गया था वो वेद का नाम था ऋग्वेद, यानी ऋग्वेद में बिहार क्षेत्र का सबसे पहले वर्णन किया गया था। और इस क्षेत्र के लिए जो शब्द का प्रयोग किया जाता था उसको कीकट बोला जाता था, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है किरात। चलिए, अब उसके बाद बिहार का जो वर्णन है वो अर्थवेद और पंचविश में भी मिलता है। अर्थवेद या और पंचविश में भी मिलता है, जहाँ पे बिहार में निवास करने वाले लोगों के लिए एक शब्द उपयोग किया जाता था जिसको वाती बोला जाता था। यानी बिहार के निवासियों के लिए एक शब्द उपयोग किया जाता था, वाती शब्द। ठीक है, तो ये रहा बिहार का कुछ प्राचीन इतिहास। अब थोड़ा हम जानते हैं कि बिहार में उत्खनन के दौरान कौन कौन सी चीज़ें पुरातात्विक स्रोत के रूप में प्राप्त हुआ और कहाँ कहाँ से हुआ। चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे बिहार में मुंगेर, आपको पता होगा कि बिहार में जो मुंगेर है वो काफ़ी प्रसिद्ध जगह है। मुंगेर से क्या हुआ दोस्तों कि मुंगेर से, बिहार का एक जिला है मुंगेर, मुंगेर से क्या हुआ, मुंगेर से क्या प्राप्त हुआ हमें? तो मुंगेर से प्राप्त हुआ था पूरा पाषाण एवं मध्य पाषाण कालीन छोटे उपकरण। तो पूरा पाषाण और मध्य पाषाण कालीन जो छोटे उपकरण था वो प्राप्त हुआ था कहाँ से? मुंगेर से। और ये सारी चीज़ें उत्खनन के दौरान प्राप्त हो रहा था। उसके बाद चिरांद जो कि एक सारण जिले में है। चिरांद एक क्या है? सारण जिले में है। और आपको पता है कि चिरांद से क्या प्राप्त हुआ था? तो नवपाषाण युगीन वस्तु, यानी कि नए पाषाण काल में जो वस्तुएं हमें देखने के लिए मिलता है, नए युग का वस्तु देखने के लिए मिलता है, वो हमें मिला था चिरांद से। और चिरांद है जो सारण जिले का एक स्पेस है। उसके बाद चिरांद, चेचर, मनेर, सोनपुर और सेनुआर, ये सारे जगहों से ताम्रपाषाण युगीन वस्तुएं और मृदभांड भी प्राप्त हुआ था। ताम्रपाषाण युगीन कहने का मतलब है कि तांबे से जुड़ी वस्तुएं उस समय प्राप्त हुआ था। कहाँ कहाँ से? चिरांद, चेचर। और ये चिरांद है कहाँ दोस्तों? तो चिरांद आपको पता है सारण में है, चेचर वैशाली में और मनेर पटना में, और सोनपुर है जो सारण, और सेनुआर कहाँ है दोस्तों? तो सेनुआर है रोहतास में। तो इन चीज़ों के बारे में जाने कि यहाँ से ताम्रपाषाण युगीन वस्तु प्राप्त हुआ था और साथ ही साथ मृदभांड भी प्राप्त हुआ था।
उसके बाद बात करते हैं भीम बांध, केऊर, सेनुआर, चेचर, कुतुबपुर, चिरांद, इन सारी जगहों से नवपाषाणिक उपकरण प्राप्त हुआ था। नवपाषाणिक उपकरण कहाँ से प्राप्त हुआ? भीम बांध से। और ये भीम बांध है कहाँ दोस्तों? तो भीम बांध है मुंगेर में। केऊर कहाँ है? केऊर गया में है। सेनुआर रोहतास में है। और चेचर आपको पता है वैशाली में है। चेचर कहाँ? वैशाली में। और कुतुबपुर ये जो है वो हाजीपुर में है, ठीक है। और चिरांद आपको पता है सारण जिले में। तो यहाँ से प्राप्त हुआ था, नवपाषाणिक उपकरण प्राप्त हुआ था। तो हमने देखा यहाँ पे क्या था, क्या दोस्तों, कि पूरा पाषाण और मध्य पाषाण काल में छोटे उपकरण का प्रयोग, छोटे उपकरण का खोज कहाँ पे किया गया था? मुंगेर में। जबकि नवपाषाणिक उपकरण का जो आविष्कार किया गया था, यानी खोज किया गया था, उत्खनन के दौरान प्राप्त हुआ था, वो प्राप्त हुआ था भीम बांध, केऊर, सेनुआर, चेचर, कुतुबपुर और चिरांद के जगहों से स्पेशलिस्ट मिला था। अब जानते हैं वैशाली। वैशाली से हमें क्या प्राप्त हुआ था? तो वैशाली से ताम्रपाषाण कालीन काले एवं लाल मृद भांड, यानी ताम्रपाषाण कालीन यानी तांबे के जुड़े वस्तु उस समय प्राप्त हुआ था। और किस कलर का? काले और लाल मृद भांड प्राप्त हुआ था। उसके बाद बक्सर और चिरांद, बक्सर और चिरांद से उत्तरी काले चमकीले और मृद भांड के साक्ष्य प्राप्त हुआ था। तो ये उत्खनन से प्राप्त जो पुरातात्विक स्रोत था बिहार का, इसको हमने देखा, जो कि काफ़ी इजी है। अगर इसको आप लोग स्क्रीनशॉट लेकर कॉपी में लिखोगे, एक बार अच्छे से समझने की कोशिश करोगे, ज़रूर आपको समझ में आएगा। अगर फिर भी समझ में नहीं आता तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताएंगे। तो चलिए आप लोग इसे नोट करें, फिर हम लोग आगे की चीज़ों को देखते हैं। चलिए अब कुछ आगे की बातों, जैसे विभिन्न बौद्धिक साहित्य, बौद्धों को जिस तरीके से हमारा हिंदी में साहित्य होता है ना, प्रेमचंद्र जी के द्वारा बहुत सारे साहित्य लिखे गए हैं, रामधारी सिंह दिनकर जी के द्वारा, जो कि इन सभी व्यक्ति बिहार के ही रहने वाले थे। तो आपको पता है कि विभिन्न बौद्धिक साहित्य यानी बौद्ध धर्म का साहित्य होता था, जो कौन कौन था? अंगुत्तर निकाय और दीर्घ निकाय और एक विनय पिटक। बौद्ध धर्म का 3 साहित्य, अंगुत्तर निकाय, दीर्घ निकाय और विनय पिटक में बिहार के बारे में बढ़ चढ़कर वर्णन किया गया है। ये बात आपको पता होना चाहिए कि बिहार के बारे में, इसके बारे में वर्णन किया गया था, बिहार के बारे में बढ़ चढ़कर वर्णन किया गया था बौद्ध धर्म के साहित्य अंगुत्तर निकाय और दीर्घ निकाय और विनय पिटक में। इसके साथ साथ जैन धर्म का साहित्य भगवती सूत्र। भगवती सूत्र क्या है? कई बार प्रश्न पूछ लिए जाते हैं एग्जाम में कि भगवती सूत्र क्या है। तो भगवती सूत्र एक जैन धर्म का साहित्य है। जिस तरीके से हमारे हिंदू धर्म में साहित्य होते, उसी तरीके से जैन धर्म में भी एक साहित्य है जिसका नाम है भगवती सूत्र। अब ये भगवती सूत्र के बारे में फिर हम लोग आगे चर्चा करेंगे, उससे पहले इसको जानते हैं। जैसे भारत में सर्वप्रथम लगभग 600 ईस्वी पूर्व में संगठित राज्यों की स्थापना किया गया था। ऐसा माना जाता है कि भारत में सबसे पहले संगठित राज्यों की स्थापना कब से माना जाता है? तो लगभग 600 ईस्वी पूर्व में संगठित राज्यों की स्थापना माना जाता है। और इन्हीं संगठित राज्यों की स्थापना को ही क्या बोला जाता है? महाजनपद। तो कई बार प्रश्न पूछ लिए जाते हैं कि महाजनपद किसे कहते हैं। तो भारत में लगभग 600 ईस्वी पूर्व में संगठित राज्यों का गठन किया गया था। संगठित मतलब कि एक बहुत सभी राज्यों को सम्मिलित करके गठन किया गया था, जिसे महाजनपद कहा जाता था। चलिए अब इस महाजनपद के बारे में सर्वप्रथम चर्चा किया गया था अंगुत्तर निकाय भगवती सूत्र में, ठीक है। ये जो महाजनपद है इसका सबसे पहले चर्चा किस ग्रंथ में किया गया था? तो अंगुत्तर निकाय, जो कि अंगुत्तर निकाय बौद्ध साहित्य है, और भागवती सूत्र जो कि जैन साहित्य है। तो ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। प्राचीन काल में, जब प्राचीन काल था उस समय 16 महाजनपद हुआ करता था। 16 महाजनपद, प्राचीन काल में कितने महाजनपद? 16 महाजनपद। इस 16 महाजनपद में से 3 महाजनपद जो था वो बिहार का था, बिहार में ही था। 3 महाजनपद कहाँ था? बिहार में ही था। जैसे एक मगध, वज्जी, अंग। क्वेश्चन कई बार प्रश्न में एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं प्रश्न कि बिहार में कितने महाजनपद था? तो बिहार में 3 महाजनपद
प्राचीन काल में कुल कितने महाजनपद थे? 16। बिहार में कितने? 3। बिहार में कौन कौन 3 महाजनपद थे? मगध, बज्जी और अंग। ये जो 3 महाजनपद है ये बिहार में ही था। चलिए, भगवती सूत्र में क्या वर्णन किया गया दोस्तों कि वैशाली के विरुद्ध, यानी भगवती सूत्र में यह साफ साफ वर्णन किया गया है कि वैशाली के विरुद्ध, यानी वैशाली से जब लड़ाई हो रहा था मगध साम्राज्य के द्वारा, तो इसमें क्या किया गया था कि वैशाली के विरुद्ध मगध साम्राज्य के द्वारा उपयोग में लाए गए अस्त्र शस्त्र का उल्लेख किया गया था। किसमें? भगवती सूत्र में। तो भगवती सूत्र है जो एक जैन धर्म का क्या है? साहित्य है। और इस भगवती सूत्र में वैशाली से जब लड़ाई हो रहा था मगध साम्राज्य को, तो मगध साम्राज्य ने वैशाली के लिए लड़ाई में उपयोग किए जाने वाले अस्त्र शस्त्र लाया था। इसी के बारे में वर्णन किया गया था भगवती सूत्र में। तो इसको आप लोग नोट करेंगे, फिर आगे की चीज़ों को देखते हैं। चलिए, बिहार के इतिहास में कुछ विदेशी यात्रियों के द्वारा भी सूचना लिया गया था। जैसे विदेशी यात्रियों में बिहार में मुख्य रूप से 3 विदेशी यात्री आए थे। एक था मेगास्थनीज, दूसरा फाहान और तीसरा ह्वेनसांग। ठीक है, ये 3 विदेशी यात्री थे जिन्होंने बिहार का दौरा किया था। और बिहार के दौरा करते समय इन्होंने कुछ पॉइंटों को नोट किए थे और नोट करने के बाद उसे विस्तार पूर्वक वर्णन भी किया था। तो चलिए इन व्यक्तियों के बारे में जानते हैं कि इन्होंने कैसे कैसे बिहार का दौरा किया था। जैसे सबसे पहले मेगास्थनीज की बात करें तो मेगास्थनीज जो था वो यूनान के रहने वाले थे और इसने चंद्रगुप्त मौर्य के समय ये बिहार में स्पेशली सिकंदर के सेनापति सेल्यूकस का राजदूत बनकर आया था। क्या बनकर आया था? राजदूत बनकर आया था। कौन आया था? ये मेगास्थनीज कब बिहार में आया? तो मेगास्थनीज सबसे पहले कहाँ के रहने वाले थे? यूनान के रहने वाले थे। एक यूनानी व्यक्ति थे मेगास्थनीज। और ये चंद्रगुप्त मौर्य के समय बिहार में आया था। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में सिकंदर के शासनकाल में ये क्या किया था? सिकंदर के सेनापति सेल्यूकस का राजदूत बनकर आया था। और मेगास्थनीज ने एक पुस्तक लिखा था जिसका नाम था इंडिका नामक पुस्तक लिखा था। इसमें इसने भारत के बारे में पूरे बढ़ चढ़कर वर्णन किया था। चलिए फाहान के बारे में बात करते हैं। ये चंद्रगुप्त मौर्य द्वितीय के शासनकाल में फाहान जो कि एक चीनी व्यक्ति था, इसने बिहार का दौरा किया था। चीनी व्यक्ति फाहान बिहार का दौरा किया था। कब? द्वितीय चंद्रगुप्त मौर्य कुमार गुप्त के शासनकाल के राजा चंद्रगुप्त मौर्य द्वितीय के समय में। और ये कहाँ के रहने वाला था? फाहान चीनी के रहने वाला था। चलिए एक और अन्य चीनी व्यक्ति ह्वेनसांग भी कहाँ के रहने वाले थे? चीन के रहने वाले थे। और ये हर्षवर्धन के शासनकाल में बिहार का दौरा किया था। और ये बिहार के दौरा कर बिहार का जो नालंदा विश्वविद्यालय इसके बारे में पूरी तरीके से अपने शब्दों में वर्णन किया है। तो कुछ बिहार के इतिहास के बारे में कुछ विदेशी यात्रियों ने भी सराहा है कि नहीं, बिहार एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थल है जहाँ पे जो प्राकृतिक संसाधनों से तो परिपूर्ण है ही और साथ ही साथ गौरवशाली अतीत से भी समृद्ध है। ये विदेशी यात्रियों को भी मानना था। चलिए कुछ और आगे की चीज़ों के चलिए इनके बारे में भी जानते हैं। जैसे 7वीं सदी में चीन के एक और व्यक्ति जिसका नाम था इत्सिंग ने बिहार का दौरा किया था और इसके द्वारा भी बिहार के बारे में काफ़ी कुछ सराहा गया। ये भी बिहार के बारे में बढ़ चढ़कर वर्णन किया। उसके बाद एक महान इतिहासकार लामा तारनाथ जो कि तिब्बत के रहने वाले थे। कहाँ के रहने वाले थे? तिब्बत के एक इतिहासकार थे लामा तारनाथ। इनके द्वारा एक पुस्तक लिखा गया था बौद्ध धर्म का इतिहास पुस्तक लिखा गया था बौद्ध धर्म का
इतिहास नामक पुस्तक कौन लिखा था? लामा तारनाथ। और लामा तारनाथ कहाँ के रहने वाले थे? तिब्बत के रहने वाले थे। इन्होंने भी अपने बुक में बिहार के बारे में काफ़ी कुछ बताए हैं। उसके बाद संध्याकर नदी, जिसने रामचरित पुस्तक को लिखा। रामचरित पुस्तक का लेखक कौन है? संध्याकर नंदी। इन्होंने भी हमारे बिहार के बारे में काफ़ी कुछ जानकारियाँ दी है, महत्वपूर्ण जानकारियाँ दी है। तो ये है दोस्तों प्राचीन बिहार का इतिहास। अब आगे का जो टॉपिक आएगा दोस्तों, हमारा आएगा 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व का बिहार। इससे पहले हम कुछ जानते हैं कि जैसे चलिए अब हम लोग जानते हैं कि बिहार में आखिर आर्यों का आगमन कब हुआ, यानी हमारा टॉपिक है बिहार में आर्यों का आगमन। तो बिहार में आर्यों का आगमन दोस्तों 1000 ईस्वी से लेकर 600 ईस्वी पूर्व तक माना जाता है। और इसको कुछ यूँ तरीके से देखें तो बिहार में आर्यों का आगमन उस समय हुआ जब अर्थववेद की रचना हुई थी। जिस समय अर्थववेद की रचना हुई थी उसी समय बिहार में आर्यों का प्रवेश हुआ। उसके बाद दोस्तों क्या था कि वैदिक कालीन महत्वपूर्ण ग्रंथ शतपथ ब्राह्मण में, वैदिक काल का एक ग्रंथ था शतपथ ब्राह्मण में, उसमें यह वर्णन किया गया था कि गंगा के जो निकट का जो क्षेत्र था, यानी गंगा का जो क्षेत्र है, गंगाए घाट के निकट वाले क्षेत्र में आर्यों लोगों ने क्या किया कि जंगलों को जलाकर नष्ट करने लगा। और इसको जंगलों को काट कर नष्ट करने का चर्चा इसमें किया गया था शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में, जो कि एक वैदिक काल का ग्रंथ है, इसमें वर्णन किया गया था। उसके बाद विदेह माधव, शतपथ ब्राह्मण में ही यह बात कहा गया कि विदेह माधव जिसका पुत्र था गौतम राहुगण, विदेह माधव का पुत्र था गौतम राहुगण, इसने अग्नि का पीछा, विदेह माधव अपने पुत्र गौतम राहुगण के साथ अग्नि का पीछा करते हुए सदनीरा, जो कि गंडक नदी के पास है, यहाँ पे पहुँचा। और यहाँ पे पहुँचकर इसने क्या किया कि जंगलों को काट कर सफाई करके और जलाने का प्रयत्न किया। और अंत में जाकर यहाँ पे जंगलों का साफ सफाई हो गया और फिर वे लोग अपना निवास स्थल को चूज कर लिया और वहाँ पे निवास करने लगा। तो ये चीज़ें आपको पता होना चाहिए। ये है बिहार के इतिहास में। तो आज के लिए हमारा इतना ही। आगे का जो टॉपिक आएगा उसमें हम लोग देखेंगे 6ठी ईस्वी पूर्व, यानी 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व का बिहार, यानी 6ठी शताब्दी 600 ईस्वी पूर्व से पहले बिहार का स्थिति क्या था, यहाँ पे क्या क्या घटनाएं घटित हुआ था। इसके बाद का ये जो अभी का जो टॉपिक चल रहा है थोड़ा बोरिंग है, क्योंकि इसमें थ्योरी पार्ट है और आपको मेंस के एग्ज़ाम में थ्योरी पार्ट के ही बेहद ज़रूरी होता। लेकिन ये सब जो नाम है, छोटे छोटे नाम और ये जो ग्रंथ है, इनसे कई बार पीटी के भी एग्ज़ामों में प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। तो आप लोग इसको ज़रूर माइंड में सेट करेंगे और मेंस के लिए इसको थ्योरी पार्ट के रूप में भी कॉपी में लिखेंगे। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए आप लोग इसको कंप्लीट करें, खूब जमकर पढ़ाई करें। जय हिंद, मिलते हैं फिर।